मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आपसे मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सपना देखिए और सिर्फ सपना देखकर सो मत जाइए। ठीक है, सपने देखने से सिर्फ वो सपने पूरे नहीं होते, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, खुद को घिसना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। हर वक्त आपकी आंखों में वो रहना चाहिए कि हाँ मुझे ये प्राप्त करना है। तो भाई आज से लग जाओ, अभी तक नहीं लगे हो। दोस्तों, झारखंड बोर्ड मॉडल पर 2024 आपको पता है इस बार 30 ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो बिल्कुल उस पैटर्न पर आप लोगों के लिए मैंने 30 ऑब्जेक्टिव लेकर आया है, जो बिल्कुल आप लोगों को जिस प्रकार का बोर्ड एग्जाम में रहेगा ऑब्जेक्टिव का, वैसा ही। ठीक है, तो 30 ऑब्जेक्टिव पर चलिए हम लोग देखते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से आप लोग कराएंगे। पहले वो 40 था, अब वो 30 नंबर का हो चुका है। ठीक है, तो फटाफट से आपके सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फटाफट से अपने जितने सारे दोस्त हैं आपके व्हाट्सएप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और सभी बता दीजिए भाई पढ़ लो। और आप लोग लाइव क्लास पर डे शाम को 6 बजे चल रहा है, जरूर जुड़िए। ठीक है, चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या वो धाकड़ धाकड़ धमाकेदार सवाल है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस पुस्तक को किसने लिखा था? याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जी ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को लिखे थे। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो बच्चा बच्चा बोलेगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा था, बोला था। ठीक है, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका अर्थ होता है कि भाई तुम देश के लिए लड़ो, अपना रक्त बहाओ, हम आजाद होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 1905 ईस्वी में। ठीक है, बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह के नेता, आपको पता है संथाल विद्रोह झारखंड में चलाया गया एक बहुत बड़ा विद्रोह था, और इसके जो नेता थे वो कौन थे? सिद्धू कानू थे। ठीक है, सिद्धू कानू। नेक्स्ट, पांचवा सवाल है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन दोस्तों जो आपको पता है तुर्की में खलीफा के सपोर्ट में चलाया गया था। ठीक है, भारतीय मुस्लिमों के द्वारा, लेकिन भारतीय में सभी का इसको क्या बोलता है, साथ प्राप्त था, क्योंकि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को अपने आंदोलन के साथ, अशोक आंदोलन के साथ मिलाया था। तो क्या हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे कौन थे? ये थे मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? ठीक है, तो इसमें 3 ही ऑप्शन है और एक ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, याद है, गांधी जी जो अफ्रीका गए थे, कब गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी में गए थे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत कब आए, कमेंट करके जरूर बोले, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब घटित हुई थी? दोस्तों चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना याद रखिए 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, आपको पता ही ये घटना। ठीक है, मैंने लाइव क्लास में बता चुका था ये चीज। आप इसमें क्या बताया, इसमें जो पुलिस वालों को था उनको एक भीड़ ने, ठीक है, थाने में जिंदा जला दिया था, मतलब आग लगा दिया था पूरे के पूरे थाने को। ठीक है, भीड़ ने। तो इसी घटना को, चूंकि उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक एक जगह है, वहां पर ये घटना हुई थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा चौरी चौरा घटना, हिंसात्मक घटना। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो याद रखें 1919 में। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 1919 में दोस्तों रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। जरा सा रॉलेट एक्ट के बारे में भी जान लो, एग्जाम पूछ सकता है। दोस्तों एक ऐसा एक्ट था, एक्ट मतलब होता है कानून, ठीक है, जिसके द्वारा अंग्रेज सरकार को, यानी ब्रिटिश सरकार को, ठीक है, उनको ये अधिकार मिल गया था कि भाई कोई भी अगर आंदोलन करे, कोई भी राष्ट्रवादी हो, तो उसको उठाकर सीधा सीधे जेल में बंद कर दे। ठीक है, और 2 साल तक उस पर कोई मुकदमा ना चलाए, मतलब बस जेल में भर के रख देगा। समझ रहे हो? तो इस प्रकार का मतलब कुछ भी आप कर रहे हो, थोड़ा बहुत उनको लग रहा है कि भाई गलत कर रहा है, देश के सपोर्ट में लड़ रहा है, देश को आज़ाद करना चाहता है, उठा के जेल में भर देगा। 2 साल तक आपका कोई मुकदमा नहीं होगा, 2 साल बाद आपको जेल में ले जाएगा, फिर आपका दोस्त नहीं तो छूट ही जाओगे, लेकिन 2 साल तक आपका जीवन ऐसे बर्बाद कर देगा। तो ये रॉलेट एक्ट कानून था, ठीक है, जिसका भरपूर विरोध हुआ था। अगला है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन में। दोस्तों अब तक हम लोग हिस्ट्री में पढ़े थे, अब हम लोग भूगोल में देखेंगे। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? याद रखना, उत्पत्ति मतलब जो उत्पन्न होता है। तो इसमें दोस्तों 2 होता है। क्या होता है? एक होता है जैव और एक होता है अजैव। ठीक है, एक होता है जैव संसाधन और एक होता है अजैव संसाधन। 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। ठीक है, जैव संसाधन मतलब जिसमें जीवित वस्तुएं होती है, जीवित। अजैव मतलब जिसमें निर्जीव वस्तुएं होती है। नेक्स्ट, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्न में से कौन मुख्य कारण है? तो भूमि निम्नीकरण मतलब भूमि का जो क्षति होता है भाई अधिक सिंचाई से। ठीक है, भूमि का जो क्षति होती है, भूमि का जो कमजोरी, उर्वरक क्षमता घट जाती है इन सभी को, तो ये अधिक सिंचाई से दोस्तों ये चीजें होती है। 10 का ख। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों ये किया था 1992 में। और भी ऑप्शन है, लेकिन इसका जो सही उत्तर है यही है, 1992 में। कहाँ पे किया गया था? याद रखना, ये जो किया गया था आप लोग का रियो डी जनरियो में। कहां पर? रियो डी जनरियो में ये किया गया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो सुन लो, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, इन 4 राज्यों में पाई जाती है। हाँ, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। जो भाई राजस्थान है, आप लोग ऐसे भी आ सकते हो ट्रिक से कि राजस्थान तो एकदम क्या बोलते हैं, सूखा वाला एरिया है, वहाँ काली मिट्टी कहाँ से मिलेगी? वहाँ तो बालू मिलेगी, बालू। समझ गए जी, भालू। चलो आगे बढ़ते हैं चलो, आप लोग भालू नहीं बोला, आगे पढ़ो। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणीजात के ह्रास का सही कारण नहीं है? बोल रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति जात प्राणीजात का ह्रास, क्षति हो रहा है, क्या उसका सही कारण नहीं है? तो याद रखना, कृषि प्रसार, मतलब उसमें पेड़ पौधों को काटा जाता है व्यापक रूप से। बृहद स्तर है विकास, इसमें तो होता ही है कि विकास होगा, बिल्डिंग विल्डिंग लगेगा। तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, इससे भी होगा। बट पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना ये आप लोग का नहीं होगा। तो गौ नंबर बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 14 नंबर, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो बाघ परियोजना की शुरुआत दोस्तों हुई थी 1973 में। ठीक है, बाघ परियोजना बोल रहा है, तो याद रखिएगा, बाघ परियोजना जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, ये 1973 में लागू किया गया। इसमें से बाघ को मतलब बचाना था, मुख्य रूप से ये कह सकते हो। ठीक है, जो बाघ की प्रजाति समाप्त हो रही है उसको बचाना है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संघ संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया? तो देखिए, विभाजन में मुझे लग रहा है सारी की सारी श्रेणियां ही है, क्योंकि विभाजन में कौन कौन सी श्रेणी है? संग्रह जातियां है, दुर्लभ जातियां है, लुप्त जातियां, सभी का सभी है, तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया? तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने दोस्तों दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवा दिया था। किसने? इल्तुतमिश ने। मतलब तब ही इतना व्यापक रूप से इतना अच्छा जल का कह सकते हो मतलब सप्लाई का युग बन गया था। सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन असत्य है? सत्ता की साझेदारी के संबंध में क्या होता है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकारी, बिल्कुल लाभकारी भाई। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का कह ही सकते हो, आत्मा है उसकी। इसमें इससे सामाजिक समूह में टकराव का आदेश घटता है, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक समूह जो होता है दोस्तों, मुस्लिम समूह, हिंदू समूह, तो सभी के बीच में जो टकराव का नशा है घटता है, क्योंकि भाई सभी को बराबर का अधिकार है। ऐसा थोड़ी कि इसको ज्यादा अधिकार है उसको कम अधिकार, नहीं ना। ये अस्थिरता में आपसी फूट को बढ़ाती है, बिल्कुल भी नहीं। इसको मैं कभी मान सकता, क्योंकि भाई लोकतंत्र कभी अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है, कभी नहीं। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है, ये सही बात है। निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? बेल्जियम का भाषाई समूह कौन नहीं है? फ्रेंच, स्पेनिश, डच की जर्मन। तो याद रखना, बेल्जियम में फ्रेंच भी बोली जाती है, डच भी बोली जाती है और जर्मन भाषा भी बोली जाती है। बट स्पेनिश भाषा जो है यहाँ का क्या बोलते हैं, बेल्जियम का एक भाषाई, उन लोगों में ये चीज नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया? मतलब जब श्रीलंका आजाद हो गया, ठीक है, जब आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो उसके बाद वहां किस भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया? आप लोग कमेंट में जरूर बोलना कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बोलना भारत की, ठीक है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। ठीक, चलो देखते हैं कितना बच्चे सही बोल रहे हैं। तो याद रखना, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका ने किस तो सिंहली को, ठीक है, किसको? सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया, जो कि तमिल समुदाय के साथ वहां पर बेहद मतलब भेदभाव वाला बात हुआ था। श्रीलंका स्वतंत्र कब बना? तो 1948। जी हाँ दोस्तों, 20 का जो घ है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना 1948 में दोस्तों श्रीलंका आजाद हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? संघवाद मतलब क्या? देखो, यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है, बिल्कुल, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार हो गया। तो ये संघवाद में चीज नहीं है। संघवाद की विशेषता, ये क्या विशेषता नहीं है? ये तो है विशेषता। अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करते हैं, बिल्कुल भाई, नागरिक तो एक ही है ना, मतलब हम लोग हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते, ये बिल्कुल गलत है। संविधान में बाबू स्पष्ट है, सारा चीज स्पष्ट है, किसको कौन सा अधिकार है, सारा चीज। घ नंबर क्या? अदालतों को संविधान और विभिन्न सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है, बिल्कुल है। तो आपका विशेषता कौन नहीं है? ये वाला विशेषता नहीं है, बाकी सारी की सारी विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भारत के अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल है? अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल अच्छा नहीं है। तो देखो, मैथिली भी शामिल है, संथाली भी है, असमिया भी है, बट अरबी जो है ये अरब देश की है, तो आप क्यों इसको शामिल करोगे? ये शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? किसी देश का जो डेवलपमेंट हो रहा है कैसा देखा जाता है कि हाँ भाई डेवलप कर रहा है कि नहीं? तो देखो, प्रति व्यक्ति आय को देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का आय, मतलब एक औसत आय कितना है, औसत साक्षरता दर, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। ठीक है, स्वास्थ्य स्थिति का अर्थ है कि भाई कौन कितने स्वस्थ है या बीमार है। तो ये सभी का सभी विकास रिपोर्ट का आधार बनता है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका जो है उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार हैं,
इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय कितना है 5,000 है, प्रत्येक व्यक्ति का 5,000 करके है, तो 4 परिवार है, ठीक है, और प्रत्येक परिवार का आय कितना है 5,000, तो 4 का कितना 20,000 हो जाए टोटल आय। अगर 3 परिवारों का आय दे दिया है 4,000, 5,000 और यहाँ पर 4,000, 7,000 और 3,000, तो कितना हो गया 4,000, 7,000, 11,000, 11,000, 14,000, तो टोटल हो रहा है 20,000, क्योंकि 4 परिवार है 5,000 करके, तो 20,000 हो गया टोटल। उसमें से अगर आप भैया माइनस कर दोगे 14,000, तो कितना बचेगा, 2 6,000 बचेगा, तो 6,000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट 6,000 ऑप्शन में डी सही हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है, तो देशों की तुलना किस आधार पर करेगा, कौन कितना स्वस्थ है, कितना पैसा कमा रहा है, रोकड़ा कितना कमा रहा है, तो सबसे पहला स्वास्थ्य देखता है कि भाई कौन कितने स्वस्थ है, शिक्षा देखता है कौन पढ़े लिखे है नहीं है, और प्रति व्यक्ति आय भी देखता है, ठीक है, कि कितना कमा रहा है वो भाई समझ रहे हो, तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से 2 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है, तो इसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर, बोलते हैं कौन नंबर, शिशु मृत्यु दर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वनोत्पाद संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है, तो वनोत्पाद संग्रह करना ये आप लोग का प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि, वन से कुछ भी चीज ला रहे हो, समझ लो आप मशरूम ला रहे हो उठा करके, कोई लकड़ी ला रहे हो, प्राथमिक क्षेत्र ही है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र मतलब बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ काम होता है। नेक्स्ट, ये क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करना होता है, क्या कहलाता है, जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं उसे बोलते हैं संगठित क्षेत्र, क्या, संगठित क्षेत्र, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, और जो प्राइवेट वाला होता है वो असंगठित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, सुरेश रमेश और राकेश 4 भाई है, खेतों में काम करता है रमेश, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर, तो इसमें सेवा क्षेत्र के कौन कौन है, ये भी आप लोग का नरेश और राकेश क्या है, ये सेवा क्षेत्र काम में आता है, ठीक है, तो इसका क्या हो नरेश और राकेश, क्योंकि भाई पढ़ाना क्या है, सेवा है, टैक्सी लाना क्या है, सेवा ही तो है, नरेश और राकेश का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला और अंतिम प्रश्न इस चैप्टर का, रोहन एक अकुशल बेरोजगार है, वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी, 100 दिनों की, ठीक है। मनरेगा के तहत दोस्तों हर एक आदमी को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। ओके, तो ये दोस्तों आप लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वायरल क्वेश्चंस, इसको फटाफट से देख लो, अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर कर देना ताकि सभी को पता चले, ठीक है। चलो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, कल फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।